नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम जीएस के फर्स्ट पेपर से प्रश्न कराने वाले हैं और फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी से उठाएंगे एक प्रश्न आज। प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों की विशेषताओं को बताएं। एक पार्ट, क्या भारत में नदी जोड़ो परियोजना व्यवहारिक रूप से सफल हो सकती है, परीक्षण करें। मतलब नदी जोड़ो जो परियोजना है, आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में देखते रहते होंगे कि बार बार ये चर्चा में रहता है, और वो भी फ्लड के समय में जब बाढ़ की समस्या रहती है या बहुत सूखे की समस्या रहती है तो ये इशू बहुत हॉट हो जाता है। तो वही प्रश्न के दूसरे पार्ट में एक आपसे पूछा जा रहा है कि जो नदी जोड़ो परियोजना है वो क्या सफल हो सकती है, मतलब उसकी सफलता को लेकर के प्रश्न है। तो 12 अंक का प्रश्न है, और जब 12 अंक के प्रश्न होते हैं तो 2 डायमेंशंस में एटलीस्ट वो पूछे ही जाते हैं, आपको मैंने बताया ही है। तो आज आइए इन्हीं को देखते हैं। और ये टाइम टेबल है, सुबह मंडे वेंसडे फ्राइडे शाम को 5 बजे आपको चैनल पे बने रहना है। और इसी तरीके से प्रयास आपके मुख्य परीक्षा को लेकर के होती रहती हैं या होती रही हैं, रह रही हैं और होती रहेंगी इन फ्यूचर में भी। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। मंडे वेंसडे फ्राइडे, सोमवार बुधवार शुक्रवार कितने बजे, तो शाम को 5 बजे। संस्थान 2 बैच चला रहा है, एक तो हमारा शून्य से शिखर बैच है, दूसरा जो है हमारा अब की बार में इंस्पायर बैच है। शून्य से शिखर बैच जो है वो 2026 जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए है, जो 2027 कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और जो 2025 मेंस लिख रहे हैं उनके लिए जो हमारा बैच है वो शून्य से शिखर बैच है। तो ऐसे में आप जिसके लिए भी अपने आप को उपयुक्त समझें, ज्वाइन करें, बेहद ही फ्रूटफुल है। और प्रश्न हम पढ़ रहे हैं पुनः, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों की विशेषताओं को बताइए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं और दक्षिण भारत की नदियां हैं उनके प्रमुख विशेषताओं को बता देना है। 6 अंक में ये हो गया। और फिर वही नदी जोड़ों की जो संभावना है उसकी सफलता की तलाश करनी है, मतलब वो कहाँ तक सफल हो सकती है उस पर बताना 6 नंबर में। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा आप बताइए कि भारत की नदियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर भारत की नदियाँ होती हैं, दूसरी जो है प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं। तो ये नदियाँ अपनी भौगोलिक स्थिति, जल स्रोतों, प्रवाह की प्रकृति और उपयोगिता के आधार पर भिन्न भिन्न विशेषताएं रखती हैं। तो देखिए आपको ऐसे ही अपने भूमिका को लिख देना, बहुत सिंपल तरीके से सहज सरल शब्दों में। आपने यहाँ बताया कि जो नदियाँ हैं 2 प्रकार की होती हैं, उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ। और इसमें जो भिन्नता होती है वो कैसे होती, तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जल स्रोतों के आधार पर और इनके प्रवाह की स्थिति के आधार पर, और इन्हीं को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे उद्गम स्थल एवं स्रोत के आधार पर, क्योंकि नदियों की जो प्रकृति है, नेचर है, बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि वो कहाँ से उद्गमित होती हैं, मतलब वो कहाँ से निकल रही हैं। तो उद्गम स्थल एवं स्रोत में देखेंगे कि उत्तर भारतीय नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, जो हिमालय के ग्लेशियर्स होते हैं उनसे ये जल प्राप्त करती हैं। और अगर इसका उदाहरण आप देखेंगे तो गंगा जो हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, यमुना है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब नदियाँ इसकी उदाहरण हैं। और भी नदियाँ हैं लेकिन ये मेन नदियाँ हैं। और दक्षिण भारत की आप नदियों को देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, और इसमें वही कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, ये सब नदियाँ आती है। ठीक है। और दूसरा जो है प्रवाह की प्रकृति में अगर आप देखेंगे तो जहाँ उत्तर भारत की नदियाँ वर्ष भर जो है वो सदा नीरा रहती हैं। सदा नीरा मतलब उसमें सतत जल का प्रवाह बना रहता है, मतलब उसमें जल रहता है। वो अलग बात है कि ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा जल कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से सूख जाती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों के साथ ये समस्या होती है कि वो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र जल संकट का सामना करती हैं, क्योंकि उनका जो उद्गम होता है, ऐसा कोई ग्लेशियर्स तो होता नहीं है कि इन्हें वर्ष भर भाई बरसात भी ना हो तब भी इन्हें पानी मिलता रहे। तो कारण यही है कि जो उत्तर भारत नदियाँ होती हैं वो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जो ग्लेशियर होते हैं बड़े बड़े, और बर्फ़ पिघलती रहती है ग्रीष्म ऋतु में, तब भी इनमें जल का प्रवाह बना रहता है। साउथ की नदियाँ चूँकि पूरी तरीके से वर्षा जल पर निर्भर होती हैं,
तो जब वर्षा का पानी इसमें जब तक रहता तब तक तो ये ठीक स्थिति में होती है, लेकिन जैसे ही वर्षा का पानी ग्रीष्म ऋतु में सूखने लगता है तो ये प्रायः सूख जाती हैं, मतलब एकदम सूख जाती हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाती हैं नदियाँ। फिर नदी घाटियाँ और अपर्दन में अगर आप देखेंगे तो दोनों में अंतर आपको मिलेगा, चूँकि उत्तर भारत की नदियाँ क्या है कि मैदानों में प्रवाहित होती हैं और ये विस्तृत बाढ़ का मैदान बनाती हैं, जैसे जलोढ़ मृदा का निक्षेप करती हैं। जैसे आप उदाहरण लीजिए कि जो अपना गंगा यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार ये सब जो राज्य के जो क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि ये पूरी तरीके से जलोढ़ मृदा से निक्षेपित हैं, मतलब इनका निर्माण ही गंगा यमुना ये सब नदियों के द्वारा हुआ। इसी तरीके से आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे जिसकी बड़ी भूमिका होती है असम में। तो ये सब बहुत ही उपजाऊ भूमि बनाती हैं, जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं और यहाँ फसलों का जो मतलब पर हेक्टेयर उत्पादन है, अगर वैसे देखा जाए, देखिए अगर पेस्टिसाइड डाल करके तो कहीं भी उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से देखा जाए तो ये मिट्टी ज़्यादा मुफीद है उत्पादन की दृष्टि से, जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ क्या हैं, ये पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों से होकर बहती हैं, जिससे ये क्या होता है, गहरे अपर्दन और जलप्रपात बनाती हैं। तो ये दक्षिण भारत की नदियों की विशेषता हो गई। अब अगला है डेल्टा और ज्वार नदमुख की बात। तो आपको पता ही होगा, जो नदियाँ जब सागर से मिलने से पहले क्या बनाती हैं, मुहाने पर डेल्टा या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, वही आप यहाँ बता रहे हैं। तो उत्तर भारतीय नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले बड़े आकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे सुंदरबन का डेल्टा। क्यों बड़े आकार के डेल्टा का निर्माण करती है? क्योंकि इनमें पानी का प्रवाह बहुत ही ज़्यादा होता है, जो उत्तर भारत की नदियाँ होती हैं। और यदि आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को देखेंगे तो आपको दिखेगा भी कि इसका जो पार्ट होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत व्यापक क्षेत्र में ये मतलब क्षेत्र को ये प्रभावित करती हैं। और जो दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं उनमें आप ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि एक पतला सा जो पथरीली ककरीली एक भ्रंश दरार है, उसी में होकर वो बहती रहती हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा अपर्दन या काट छाट का बहुत गुंजाइश नहीं होता है। उत्तर भारत की नदियाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी का अपर्दन भी कर देती हैं, और दक्षिण भारत की नदियाँ चूँकि पहाड़ी क्षेत्र में बहती हैं और वो भी बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्षेत्र में, वो जो दक्कन ट्रैप है, तो वहाँ तो वैसे भी तोड़ पाना मुश्किल होता है, तो वो एकदम एक बने बनाए रास्ते पे ही बहती हैं। ये भी एक अंतर है। और जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ छोटे आकार का डेल्टा और ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो छोटे आकार का डेल्टा या ज्वार नदमुख बनाने के पीछे का कारण वही है कि भाई इनका जो बेसी होता है वो छोटा होता है। फिर उपयोगिता और सिंचाई में योगदान अगर देखेंगे तो भाई जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा रहेगी वही उपयोगी रहेगी, चाहे वो पेयजल के लिए हो चाहे वो सिंचाई के लिए हो। तो यहाँ भी क्या है कि उत्तर भारत की नदियाँ काफ़ी एडवांटेज लेती हैं तुलनात्मक रूप से दक्षिण भारत की नदियों के। वही इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर भारत की नदियाँ चूँकि वर्ष भर सतत वाहिनी होती है तो ये कृषि एवं सिंचाई के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जबकि दक्षिण भारतीय नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं और यहाँ सिंचाई के वैकल्पिक साधनों जैसे जलाशयों और बड़े बड़े बांधों पर निर्भर होना पड़ता है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो जैसे हम लोग यहाँ नदियों से व्यापक स्तर पर सिंचाई कर लेते हैं नहरें निकाल करके, दक्षिण भारत में आप ये चीज़ नहीं पाएंगे। वहाँ आज भी जल संचय की तकनीक को विकसित किया गया, बड़े बड़े तालाबों को बना करके, डैम बना करके, और उनका ही उपयोग वो सिंचाई के लिए करते हैं। तो आपके प्रश्न पत्र का एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में तुलनात्मक अंतर क्या है। अब आपको दूसरे पार्ट में आना है कि जो नदी जोड़ो जो परियोजना है उसके सफलता का परीक्षण करना है। तो आप हेडिंग डालेंगे ऐसे ही कि भारत में नदी जोड़ो परियोजनाओं की सफलता का परीक्षण, और इसमें सबसे पहला है कि नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य, इसको थोड़ा सा बता दें पहले। भारत की विभिन्न नदियों को आपस में जोड़कर आपूर्ति को मतलब जल आपूर्ति को जो है वो संतुलित करना है। कैसे संतुलित करना है? क्योंकि आप देखते होंगे कि उत्तर भारत की नदियाँ जब वर्षा ऋतु में पूरा उत्तर भारत क्या है बहुत भीषण बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जबकि दक्षिण भारत जो है
वो प्राय ड्राई रह जाता है, या उत्तर भारत में ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बुंदेलखंड का रीजन है, वहाँ या जो राजस्थान का जो रेगिस्तानी एरिया, वहाँ सब तो हमेशा ड्राई स्थिति रहती है, सूखे की स्थिति रहती है। तो ऐसे में अगर हम जो बाढ़ में जब नदी बड़े फ्लो पे रहती है तो उन नदियों का अगर मार्ग परिवर्तित करके उन्हें इन क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाए तो बाढ़ की भी समस्या से निदान हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सूखे की भी समस्या से निदान हो जाएगा। तो वही आप यहाँ बता रहे हैं। जबकि दक्षिण भारतीय नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, तो यहाँ सिंचाई के वैकल्पिक साधनों नहीं यहाँ होगा आपूर्ति संतुलित करना है, विशेष रूप से उत्तर भारत की जल समृद्ध नदियों और दक्षिण भारत की जल अभावग्रस्त नदियों को। कि मतलब वही है कि भाई एक पार्ट में नदियों में पर्याप्त जल है और एक पार्ट की नदियाँ सूखी हैं, तो क्यों ना जहाँ पर्याप्त जल है और वो बेकार हो रहा है, सागर में मिल जा रहा है, उसका महत्व खत्म हो जा रहा है, तो क्यों ना उसका उपयोग हम कर लें और नदियों का रास्ता मोड़ करके दक्षिण भारत की नदियों से कनेक्ट करें। और आप लोगों ने ऐसे देखा होगा केन बेतवा लिंक परियोजना, इस तरीके से प्रयास भी हो रही है। तो वही इसमें बात है। अब अगर इसमें संभावित लाभ देखेंगे जो नदी जोड़ो परियोजना की है, तो इसमें क्या होगा, वही कि बाढ़ एवं सूखों की समस्या से समाधान हो जाएगा कि भाई जो एरिया रेन इफेक्टेड है उन्हें बाढ़ से बचाया जाएगा और जो ड्राई लैंड है उन्हें सूखे की स्थिति से बचा लिया जाएगा। दूसरा है कि सिंचाई एवं कृषि को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा, और पेयजल की भी आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भाई जब साउथ में भी नदियों में हमेशा पानी बना रहेगा तो पेयजल का जो संकट है, और अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन ये संकट गहराता ही जा रहा है। पर व्यक्ति जो पानी की उपलब्धता है वो निरंतर घटती जा रही है। तो ऐसे में कुछ जो विद्वान लोग हैं ये तो कहते हैं कि अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए लड़ा जाएगा, तो संभावना भी उसकी दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अंधाधुंध दोहन या उनका जिस लेवल पे क्षरण किया जा रहा है, तो नो डाउट भाई अगर आप भौतिक चीज़ों को खूब संग्रह ही कर लें, लेकिन जीवन भौतिकता से तो चलता नहीं है। भाई जब ये भौतिक चीज़ें नहीं थी तब भी हमारा जीवन था। भाई आदिमानव तो ऐसे ही नेकेड रहते थे, उनके पास कौन से भोग विलास के साधन थे, तब भी हम थे। लेकिन ये भौतिकता की वजह से हम नहीं रहेंगे, ये तय है। निकट भविष्य में जो संभावनाएं बन रही हैं, सरकारें जिस तरीके से अभी अरावली वाला मैटर आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पूरे पहाड़ को ही जो है वो ख़त्म करने की साजिश रची गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर स्टे लगाया हुआ। देखिए आगे क्या फैसला आता है। तो गांधी जी का जो वही कथन है कि भाई प्रकृति सबके आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लाभ मतलब लोभ की पूर्ति वो नहीं कर सकती। तो मानव जो है वो लालची होता जा रहा है, और यही लालच जो है वो आप सोचिए कि अगर आप सतत डेवलपमेंट की जो एक अवधारणा है उसमें नेचर को आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे, तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। जो अभी थोड़ी बहुत हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, और दिल्ली के लोग तो वो भी नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली में तो जो स्थिति है हम तो यही हैं, तो आपको बता पा रहे हैं। तो भाई हमारे पूर्वजों ने कितनी बढ़िया चीज़ें दी थी और हम क्या विरासत में दे के जाएंगे, ये मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि होगी, नौवहन का विकास होगा, ये सारे संभावित लाभ हैं किसके, नदी जोड़ो परियोजना के। लेकिन ये लाभ तो दिख रहे होंगे कि कितना आकर्षक है, कितना बढ़िया है कि इसको जोड़ दिया जाए, इसका लाभ उठाया जाए। लेकिन इसमें संभावित चुनौतियां भी हैं, और इसीलिए आपसे ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, लाभ तक ही सीमित हो जाते हैं, चुनौतियों को भूल जाते हैं। तो चुनौतियों को आपको बताना है कि अत्यधिक लागत एवं तकनीकी कठिनाई, मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि आप जो है नहर भर खोदना है, आपको किस लेवल पे आपको खुदाई करनी है और किन क्षेत्रों में करनी है। भाई उत्तर भारत में चलिए मैदानी क्षेत्र में खोदना आसान है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में आप कैसे लेके जाएंगे। तो वही है, और उसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा खर्चे मतलब रुपए की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा रुपए की, और फिर तकनीकी की भी ज़रूरत होगी, और हम दोनों स्तरों पे कमज़ोर स्थिति में हैं। फिर पर्यावरणीय प्रभाव, नदियों की प्राकृतिक प्रवाह को बदलने से पारिस्थितिकी तंत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है,
और बिल्कुल पड़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में जो केरल में एक जो बहुत भीषण बाढ़ आई थी, तो वहाँ जो वहाँ की भरत पूजा, अलग पूजा जो नदियाँ हैं, वहाँ क्या कि नदियाँ छोटी छोटी हैं, मैंने बताया ही अभी पीछे, और उसको भी ये लोगों ने पाट करके वहाँ मतलब मानव उपयोग के लिए ज़मीन तैयार कर ली है। तो ऐसी स्थिति में इनका जब मार्ग अवरुद्ध हुआ, तो फिर ये अपना रास्ता तो बनाएंगी ही बनाएंगी, और जब ये बनाएंगी तो बहुत विकराल रूप धारण करके बनाएंगी, और पूरा केरल तबाह हो गया था। इसी स्थिति में उत्तराखंड चला जाता, हिमाचल प्रदेश की स्थिति वही है। तो जब भी आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो नेचर उससे दुगने तिगने वेग से वो अपने खिलवाड़ का बदला लेगी आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करके। और जो प्राकृतिक आपदाएं बहुत व्यापक स्तर पे हो रही हैं, वो इन्हीं का ज्वलंत उदाहरण है। फिर राज्यों के बीच भी विवाद है भाई, ऐसा नहीं है कि अगर कोई नदी है तो एक ही क्षेत्र में बह रही है और दूसरी नदी को वहाँ तक लाना तो ये लंबा दूरी होगा, इसमें कई राज्य इन्वॉल्व होंगे। एक राज्य जिसको लाभ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा उत्साहित रहेगा, दूसरा राज्य कहेगा कि हम क्यों अपने नदी का पानी दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने दे, हम ही उपयोग करेंगे। तो इस तरीके के विवाद हो रहे हैं, और इसीलिए इस पे आम सहमति बन भी नहीं पा रही। कुछ प्रयास किए गए, तो सबसे बड़ी चुनौती यही है राज्यों के बीच विवाद को लेकर के। भाई जहाँ से नदी बह रही है वो राज्य चाह ही नहीं रहा कि यहाँ से नहर काट करके यहाँ के पानी को यहाँ के पानी को डाइवर्ट किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर उसके बाद वो वित्त भी नहीं देना चाह रहा, वो कह रहा है कि हम पानी भी दें, हम पैसा भी दें, ये कहाँ का न्याय है। तो सारी चीज़ें हैं। और फिर एक जो बड़ी समस्या यहाँ निकल के आएगी कि भाई आप इतने क्षेत्रों में अगर नदियों को जोड़ेंगे, तो उसमें तमाम ऐसे भूभाग आएंगे जहाँ मानव अधिवास है, मतलब मानव लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में एक विस्थापन की स्थिति होगी, और माइग्रेशन अपने आप में ही एक आपदा है। भाई कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई समुदाय जो है कई पीढ़ियों से एक जगह रह रहा है, और उसे आप एक झटके में विस्थापित कर दें, तो वो तो अपनी जड़ों से कट जाएगा। और विस्थापन का दर्द जब हम सोसाइटी में पढ़ाते हैं, तो उसको हम वहाँ डिटेल से बताते हैं कि कितना आपको ये नहीं मान के चलना होता है कि बस एक जगह से आप दूसरे जगह विस्थापित हो गए, और सरकार तो इस तरीके से दावा करेगी कि हम इससे ज़्यादा सुविधाएं दे देंगे। लेकिन वो एक पक्ष होता है, आप बहुत जगह से कटते हैं। भाई सबसे बड़ी चीज़, आप अपने मातृ देश से, और मातृ देश सबको प्रिय होता है। भगवान राम भी जब लंका में गए थे तो अपनी मातृ देश की मिट्टी को लेके गए थे, तो मिट्टी का इतना महत्व होता है। और जब आप मिट्टी से कटते हैं तो आपका वजूद कट जाता है। फिर आप जहाँ जाते हैं वहाँ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, वहाँ की अपनी भौगोलिक दशाएं होती हैं, वहाँ का अपना सांस्कृतिक कल्चर होता है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर दूसरी तरीके का होता है, आपका दूसरी तरीके से। तो बड़ी समस्याओं का आप सामना करते हैं। तो ये विस्थापन केवल एक लाइन का नहीं है, ये अगर आप जाएंगे तो पूरा इसमें तह दर तह समस्याओं का पूरा पिटारा है ये। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, तो कहीं न कहीं नदी जोड़ो परियोजना को जो है वो प्रभावित करती हैं। तो आप इन समस्याओं को बताते हुए अब एक निष्कर्ष देना है। निष्कर्ष क्या है? किस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नदी जोड़ो परियोजना भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसको लागू करने में कई तकनीकी, आर्थिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, जो मैंने ऊपर बताया है। यदि इसे चरणबद्ध तरीके से उचित पर्यावरणीय आकलन और राज्य सरकारों के आपसी सहयोग से लागू किया जाए, तो यह जल संकट, बाढ़ और सूखे की समस्या को काफ़ी हद तक जो है हल तो कर सकती है। तो आप जो है एक आशावादी दृष्टि दे रहे हैं कि भाई हो सकता है कि भविष्य में हम इतने कैपेबल हो जाए तकनीकी और वित्त के स्तर पर, विस्थापन का जो दंश है वो हम मेंटेन करने में सक्षम हो जाए। तो ये बिल्कुल फ्रूटफुल है भाई। और सबसे बड़ी चीज़, बाढ़ और सूखे में भी तो लोग प्रभावित होते हैं, तो उसको रोका जा सकेगा इसके माध्यम से। तो है तो फायदे का सौदा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है और तकनीकी की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ा जा सकता है। यही आपका निष्कर्ष होना चाहिए। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको ये मॉडल आंसर मिला होगा,
बल्कि पूरा एक उत्तर भारत दक्षिण भारत की नदियों का आपने पैटर्न देखा होगा, उनका तुलनात्मक आपने अध्ययन किया। फिर नदी जोड़ो परियोजनाओं की सफलता की संभावनाओं पे भी हम लोगों ने विचार किया है। तो इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। अभी तक आप लोगों ने इन्हें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए। यहाँ क्या होता है, दोनों बैचों में हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपका पूरा टॉपिक कवर कराते हैं, मतलब 1 से लेकर के 6 जो आपका पेपर है जीएस के वो सभी कवर कराते हैं। और प्रत्येक टॉपिक से हम पीवाईक्यू भी कराते हैं और अति संभावित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उनकी भी चर्चा करते हैं, मतलब उसको भी कराते हैं। और ऐसे में देखिए ये एक आपको कुछ मॉडल आंसर दिख रहा होगा कि आपको जो प्रश्न दिया जाता है आप लिख करके दिखाएंगे संस्थान में। ऐसे डेली आपके उत्तर का मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी आपको वो बताई जाएगी। आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है ये बताया जाएगा। और फिर आपको मॉडल उत्तर भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आपकी कॉपी पे कमेंट करके छोड़ दिए, तो ये मॉडल आंसर ऐसे दिया जाएगा और ये प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक पे रहेगा। और संस्थान का तो ये भरोसा है कि आपको प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक प्रश्न पत्र मिलाकर 750 प्रश्न कराए जाएंगे। अगर 750 प्रश्न का प्रैक्टिस करके मुख्य परीक्षा के पहले जाते हैं तो सोचिए कि आपका तो न तो कोई टॉपिक छूटेगा और हर टॉपिक पे आपने प्रैक्टिस किया है, और भी आंसर राइटिंग फॉर्म में। क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग फॉर्म ही मस्ट है, इसी में अगर आप बढ़िया करेंगे तभी आप जो है मुख्य परीक्षा पास करेंगे। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से चीज़ों को कराएं, क्योंकि ज्ञान तो आप लोग के पास है ही, आप लोग पढ़ते तो रहते ही हैं। समस्या ये होता है उसको कॉपी पे लिखे कैसे। तो कॉपी पर लिखने का तरीका यही है कि आप लाख ज्ञान रख लीजिए। अगर आपने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया, लिखने का अभ्यास नहीं है आपके पास, तो वो कॉपी पर आप उतार नहीं पाएंगे, ला नहीं पाएंगे, और ऐसे में आप जो है सफल नहीं होंगे। क्योंकि भाई यूपीएससी या यूपी पीसीएस में किसी भी स्टेट परीक्षा में मेंस ही मेंस है, मतलब मुख्य परीक्षा ही मुख्य होता है, उसी का सबसे बड़ा वेटेज है और वही सबसे ज़्यादा निर्णायक होता है। और वहाँ पूरा क्या होता है, लिखना होता है। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। ये हमारे कुछ लिंक हैं। सबसे पहला समृद्धि आईएएस का हमारा टेलीग्राम है। ये इसलिए जुड़िए क्योंकि हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। कोई भी सूचना आपको सबसे पहले यहीं दी जाती है। और एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, ये यूट्यूब चैनल है हमारा समृद्धि आईएएस का। दूसरा जो हमारा चैनल है वो संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल टेलीग्राम को लेकर तीनों मान लीजिए तो आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303075007 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।